राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज लगातार तीसरा फुल बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 54 मिनट के बजट भाषण में दिया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों, किसानों के साथ हेल्थ सेक्टर, पेयजल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा 8वें वेतन आयोग के हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी का भी बजट में ऐलान किया गया। सरकार स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा भी देगी। जिन मरीजों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हें भी अब राजस्थान में फ्री इलाज मिलेगा। बजट में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया है। जल आय विभाग में 3000 संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। इसके साथ ही नई जल नीति लाने का भी ऐलान किया गया। करीब 6500 गांवों को हर घर नल, हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा। प्रदेश की बावड़ियां हमारे प्राचीन जल संरक्षण परंपरा का प्रतीक है। इसको भावी पीढ़ी के लिए सहेजना हमारा दायित्व है। इस दृष्टि से राज्य की चिन्हित बावड़ियों के जीर्णोद्धार संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक समृद्धि का चित्रण करने वाली शेखावटी क्षेत्र की भित्ति चित्र युक्त हवेलियां हमारी अमूल्य धरोहर हैं। इनके संरक्षण एवं विकास के लिए शेखावटी हवेली संरक्षण योजना के अंतर्गत झुंझुनू, चुरू एवं सीकर में 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के फसाड इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हेरिटेज स्ट्रीट फर्नीचर व साफ सफाई संबंधी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही हवेली को पर्यटन इकाई के रूप में परिवर्तित करने वाले हवेली स्वामी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए आगामी 2 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दृष्टि से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कराने हेतु। और इसी बीच रुख करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीबीएसई, आईसीएसई और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों को भी मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री बोले, परीक्षा जीवन की महत्वपूर्ण सीढ़ी है। तनाव मुक्त होकर एग्जाम दें। परिश्रम, अनुशासन, आत्मविश्वास और एकाग्रता के साथ परीक्षा देने की अपील मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। परीक्षार्थियों से अपील की गई है। अभिभावकों से बच्चों को प्रोत्साहित करने और सकारात्मक माहौल बनाने का भी आग्रह मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं, यानी कि कल से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 8वीं, 5वीं और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाएं भी निर्धारित तिथियों पर आयोजित होंगी। ट्रेड यूनियनों ने कल 12 फरवरी को देश भर में भारत बंद का आह्वान किया है, जिससे कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। किसान संगठनों और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने इस हड़ताल का ऐलान किया है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण बिजली, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य और गैस और जल आपूर्ति से मथुरा के वृंदावन में नए बने सिद्धि विनायक होटल में बुधवार को भीषण आग लग गई। इससे होटल के अंदर घना धुआं भर गया। इसमें 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जबकि 40 लोग होटल के अंदर फंस गए। आज ही होटल का उद्घाटन हुआ था। इसके कुछ ही घंटे बाद आग लगने से पूरे ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र को खाली करा दिया। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। सोनम वांगचुक की हिरासत से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वांगचुक को फिलहाल रिहा नहीं किया जा सकता है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने सरकार से वांगचुक को मेडिकल आधार पर रिहा करने के बारे में पूछा था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वांगचुक की जेल नियमावली के तहत अब तक
करीब 24 बार मेडिकल जांच हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वांगचुक पूरी तरह से फिट हैं। उन्हें केवल डाइजेशन यानी कि पाचन की समस्या और संक्रमण हुआ था, जिसका इलाज किया गया है। मेहता ने कहा कि इस तरह की समस्या को अपवाद मानकर उन्हें रिहा किया गया तो आगे अन्य लोग भी इस तरह की मांग करने लगेंगे। उन्होंने कहा कि जिन आधारों पर वांगचुक को हिरासत में लिया गया था वे अभी भी कायम हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर में फूड सेफ्टी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल के निर्देश पर छापा मारा गया है। को नागोरियन स्थित मैसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर पर कार्रवाई हुई है। अमूल कंपनी का करीब 30,000 किलो एक्सपायरी माल जब्त किया गया है। लगभग 6 करोड़ रुपए के एक्सपायरी माल पर डेट मिटाकर बेचने की तैयारी थी। फर्म मालिक गगन आहूजा थिनर और एसीटोन से डेट मिटाकर नई डेट प्रिंट करने की तैयारी में थे। एक्सपायरी माल को सीज कर नगर निगम डंपिंग यार्ड में नष्ट कराया जाएगा। नूडल्स, टमाटो केचप और सॉस के नमूने लिए गए हैं सैंपल के तौर पर और अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील जुटवानी, विनोद थारवान सहित टीम जो है मौके पर मौजूद रही। सैंपल लेकर जांच के लिए भी आगे की कार्रवाई की जा रही है, जांच के लिए भेजे गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए आजकल जो है कई चीजें मिलावटी आ रही है और इसी के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें जो हैं अलर्ट है। जगह जगह जो है छापेमारी की कार्रवाई भी देखने को मिलती है और इसी कड़ी में जो है फूड सेफ्टी टीम की बड़ी कार्रवाई जयपुर में भी देखने को मिली है। नई दिल्ली से खबर है, जहां संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में अंतर मंत्रालय अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिताओं और लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजित खेल एवं एथलेटिक मीट के विजेताओं के सम्मान में भव्य पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम लोकसभा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी एवं राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता उपस्थित रहे। उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा कि खेल शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक सुदृढ़ता और अनुशासन का भी विकास करते हैं। उन्होंने कर्मचारियों को खेल गतिविधियों में निरंतर भागीदारी के लिए प्रेरित किया। समारोह में लोकसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। देखिए बड़ी खबर आपको नई दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर कर्मचारियों को पुरस्कार प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया है। खेलों को जीवन का अभिन्न अंग बताया गया और इस दौरान देखिए प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया है। लोकसभा सचिवालय में जो है ये पूरा कार्यक्रम रखा गया, जहां पर जो है प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया है। संसद भवन एनेक्सी में ये एक भव्य आयोजन किया गया था, जहां पर जो है मुख्य अतिथि के तौर पर राजीव दत्ता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कर्मचारियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस प्रोग्राम में आप भी हमारे परिवार ही हो। लोकसभा अध्यक्ष जी पूरे सबको परिवार को लेके साथ चलते हैं। स्पोर्ट्स से हमारा और माननीय अध्यक्ष जी का बहुत पुराना नाता रहा है। मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, साहब का भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है और हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों को जितनी सुविधाएं हैं, जितनी उनकी ज़रूरतें का हम पूरा प्रयास करके उनको दिलाने का प्रयास पूरा करते हैं। होता ये है, हम बचपन में खेलते थे, आप लोगों को तो पता नहीं होगा, हमारे पास जूते होते थे बाटा वाले, जो मेरी उम्र के होंगे उनको पता होगा। वो जूते फट जाते थे, हम जब बास्केटबॉल हैंडबॉल खेलते थे फट जाते थे, हम उनके नीचे सोल लगवाते थे मोची से जाके। अब आप देखिए कि कोई भी खिलाड़ी बेचारा कहीं जाएगा, कोई सुविधा नहीं है उसके पास, बेंचों में सो के या नीचे जमीन पे टाट पट्टी पे सो के क्या परफॉर्मेंस। सुजानगढ़ तहसील के निकटवर्ती गांव जैतासर में सरपंच और ग्राम सेवक पर कुंड निर्माण में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगे हैं। गांव की ढाणी निवासी जीवन राम मेघवाल ने मीडिया को बताया कि कुंड निर्माण के लिए उनसे 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई और कहा गया कि पैसे देने पर ही कुंड बनाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर ग्राम सेवक मास्टर रोल लेकर आया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि वे पहले निर्माण सामग्री गिरवा लें,
कुंड बनवा दिया जाएगा। सरपंच, ग्राम सेवक और सरपंच के भाई ने मिलकर सामग्री तो डलवा दी, लेकिन अब तक कुंड का निर्माण का भुगतान नहीं किया गया। तो वहीं दूसरी ढाणी के निवासी गिरधारी लाल मेघवाल ने भी आरोप लगाया कि गांव में 200 से अधिक कुंड और पशु आवास बनवाए गए, जिनमें घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया। एक मारो भाई है छोटो जगदीश नाम, जगदीश को कुंड को सब को फार्म भरायो और मारो सब को भरायो। जब मैं तो सबको बोला जगह सरकारी बोला कि पशुवास करे वो को भरायो। जब मैं 2-3 बार फार्म दिया, कोई सेक्शन कराया। जब बाद के मान में एक दिन एक कैंप होगा, मैं स्कूल में भी कैंप के मान एक रिश्वत दी तो मन के रिश्वत को क्या करियो, रिश्वत को करेगा इनको थे पास तो करो को नहीं तो उन्हें कर दिया। पर रिश्वत में अगर लेडी पूरी है लमसम हो गया ला, पूरी तारीख याद को नहीं क्यों कागज बढ़ानी पड़े। लमसम 4 साल ऊपर हो चुके हैं, अभी तक मारो कुंड है और भाई को कुंड सबको और मारो सबको कोई सेक्शन को गया लिस्ट में नाम जरूर है। हमारे नाम कुंड और पशु आवास सेक्शन किया तो मैं कुंड बनाने के लिए सरपंच के पास जॉब कार्ड की लिस्ट है, 1 बार दी, 2 बार दी, 3 बार दी, 4-5 बार दे दी। तो सरपंच ने जॉब कार्ड नहीं लगाया, फिर 1 बार जॉब कार्ड की लिस्ट लगाया। उस लिस्ट को लगा के और जॉब कार्ड पूरा को हफ्तों करके और उस हफ्ते को 0 कर दिया कि इस आदमी को कुंड नहीं बना सकता है। तखतगढ़ से खबर है, जहां तखतगढ़ के निमेश्वर महादेव परिसर में 35 साल बाद 13 से 17 फरवरी तक ऐतिहासिक पशु मेले का आयोजन होगा। मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं और पोस्टर का विमोचन भी किया जा चुका है। पशुपालन मंत्री ज्वालाराम कुमावत ने अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। मेले में विभिन्न पशु प्रदर्शनी, अश्व प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और 17 फरवरी को पुरस्कार वितरण के साथ समापन होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा की रहने वाली थर्ड जेंडर खिलाड़ी ऋतिका सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने के बावजूद सरकारी उपेक्षा का शिकार हो रही हैं। ऋतिका का चयन आइस स्टॉक स्पोर्ट बावेरियन कर्लिंग के लिए हुआ है और उन्हें 1 मार्च को जापान में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेना है, लेकिन आर्थिक मदद और प्रशासनिक सहयोग के अभाव में उनका जाना मुश्किल हो रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए करीब 2 लाख रुपए वीजा और अन्य व्यवस्थाओं की जरूरत है, जबकि खेल मंत्रालय और राज्य खेल विभाग से अब तक कोई भी सहायता उन्हें नहीं मिली है। ऋतिका का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली वह देश ही नहीं बल्कि एशिया की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी बन सकती है, जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय को एक नई पहचान और प्रेरणा मिलेगी। टोंक जो प्रतिभाओं के लिए जाना जाता है, वहां संसाधनों की कमी पहले भी खिलाड़ियों के लिए बाधा रही है और अब ऋतिका सिंह भी इसी उपेक्षा का सामना कर रही हैं। जैसे मैं भी स्पोर्ट्स अपने यहाँ पे आई थी SMS में, यहाँ पे मैंने बात की तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि तुम्हारा जो स्पोर्ट्स है वो अपने इंडियन ओलंपिक में नहीं है, तो हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे बिकॉज़ स्पोर्ट्स कोटे में अभी तक ट्रांसजेंडर्स का कोई अलग कोटा बना नहीं है ताकि वो मुझे वो फंड प्रोवाइड करवा सकें। अब ऐसे में जब अब आपको नेशनल खेलना है, इंटरनेशनल, तब उसमें और दिक्कतें क्या है, ताकि अब आगे जो कोटे की बात है तो वो कैसे तय होगा, किस तरीके से अब चीज़ें आगे बढ़ेगी, सपना पूरा होगा? देखिए, मैंने काफ़ी सारे मिनिस्टर्स और MLA वगैरह पॉलिटिशियन से बात करने की कोशिश की, बट जहाँ तक मैंने बात की वहाँ तक नहीं हो पाया है। मैंने अपनी खुद के एरिया के जो विधायक जी हैं कन्हैयालाल चौधरी जी, मैंने उन तक पहुँचने की कोशिश की, मैंने उन्हें PA से बात की, बट वही है, उनके PA ने 2 या 3 दिन तक मुझे गोल गोल घुमाया कि हाँ अभी सुबह शाम करते करते लास्ट में मुझे ब्लॉक कर दिया। तो वो चीज़ देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि मे बी इट्स नॉट फेयर फॉर ट्रांसजेंडर्स, बिकॉज़ वही होता है ना कि पहले ही हमें सोसाइटी ने अलग किया हुआ है और बाद में इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी पॉलिटिशियंस हमको पीछे धकेल रहे हैं। वहीं देवली में अजमेर संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौर अपने दौरे पर उपखंड कार्यालय पहुंचे। आगमन पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने उपखंड अधिकारी कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। समीक्षा बैठक में उपखंड अधिकारी रूबी अंसार, तहसीलदार मेघा गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। खबर चूरू के रतनगढ़ से है, जहां पर 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं मारपीट के आरोप में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि 2025 में 13 वर्षीय नाबालिग ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। नाबालिग ने शिकायत में बताया था कि आरोपी दीपक उसे बहला फुसलाकर दूसरे राज्य से रतनगढ़ ले आया और उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था। 2025 में एक पोक्सो का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी दीपक था जो लंबे समय से फरार था। और परिवादिया का ये कहना था कि उसको बहला फुसला करके यहाँ ले आया दूसरे स्टेट से, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई और उसके साथ मारपीट की। तो इसी सिलसिले में मुकदमा दर्ज था। परिवादिया की उम्र लगभग 13 साल थी। उसी सिलसिले का मुकदमा था। उसमें आज लगभग 1 साल बाद उसकी अरेस्टिंग हो रही है। रिमांड पे लिया गया था। अभी इसको गिरफ्तार किया गया है और इसका मेडिकल करवाया जा रहा है और मारपीट में जो काम में लिए हैं लाठी डंडे, उनको बरामद किया जाएगा। उसके बाद में इसको केकड़ी सिटी थाने के नवनियुक्त थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने बुधवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालते ही उन्होंने कहा कि पुलिसिंग का उद्देश्य आमजन में विश्वास पैदा करना और अपराधियों में भय उत्पन्न करना होगा। उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता अपराधियों की गिरफ्तारी, रात्रि गश्त बढ़ाना और पेंडिंग प्रकरणों का निस्तारण करना होगी। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मैंने आज कार्यभार संभाला है और ज्वाइन किया है। जो पुलिसिंग है उस हिसाब से आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय की नीति से काम किया जाएगा। रात्रि गश्त को बढ़ावा दिया जाएगा। अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और गरीब असहाय बालक महिलाओं के लिए भी हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। उनकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। सभी चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। नई दिल्ली से खबर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने राज्य सरकार के बजट को शानदार और जनहितकारी बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट आम आदमी की जरूरतों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। राठौर ने विशेष रूप से युवाओं के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने रोजगार, कौशल विकास और अवसरों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है। राजस्थान सरकार ने भी बहुत शानदार बजट दिया है। निश्चित रूप से राजस्थान का समग्र विकास होगा, आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। राजस्थान में किसानों के हितों में भी बहुत ध्यान दिया गया है। किसान रोज से बहुत परेशान होता था, उनको तारबंदी के लिए भी इसमें और सहायता देने का प्रावधान किया है। सोलर के मामले में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी योजनाएं बनी है। यही नहीं, सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने का काम भी किया है। किसान अपने खेत में पॉन्ड्स बना सकता है, कहीं पर पानी संचित करके और फिर इरिगेशन भी आसानी से हो जाएगा। इस प्रकार का काम भी किया है। यही नहीं, परीक्षाओं के लिए भी एनटीटी की तर्ज पर और हमारे राजस्थान में भी प्रावधान किया है। इसलिए राजस्थान का बजट बहुत अच्छा है, जिसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार जनहित के काम कर रही है। बजट बहुत सबके सुझाव लेकर के, आम नागरिकों के मुख्यमंत्री जी ने पहले सुझाव लिए थे, कर्मचारियों के सुझाव लिए थे, किसानों से सुझाव लिए थे, नेताओं से सुझाव लिए थे, विद्यार्थियों से सुझाव लिए थे और सबका ध्यान रखते हुए, सबका समावेश करते हुए बजट दिया है। बहुत बहुत अभिनंदन। मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वित्त मंत्री जी। राजस्थान बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री ज्वालाराम कुमावत ने कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में ठोस कदम है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार जताते हुए कहा कि बजट से समृद्ध किसान, सशक्त पशुपालक और विकसित राजस्थान की परिकल्पना साकार होगी। कुमावत ने कहा कि पशुपालन, डेयरी मूल्य श्रृंखला और सहकारी निवेश को मिले प्रोत्साहन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि किसानों की आय में पशुपालन का 25 से 30% योगदान है और इस क्षेत्र में उद्यमिता और आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत ये बजट विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ठोस कदम है। ये बजट
समृद्ध किसान, सशक्त पशुपालक और विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। मेरा विश्वास है कि इन प्रावधानों से राज्य में पशुपालन क्षेत्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बजट में पशुपालन, डेयरी मूल्य श्रृंखला, सहकारी निवेश को लेकर जो प्रोत्साहन दिए गए हैं वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगे। ये बजट महिलाओं, छोटे किसानों और ग्रामीण गरीबों के सामाजिक आर्थिक उत्थान विकसित भारत। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने आज कठुमर और खेली क्षेत्र का दौरा किया। कठुमर रेफरल चिकित्सालय में उन्होंने आवश्यक सुविधाओं का निरीक्षण भी किया और कमियों के सुधार के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद खेरली के सौखरी रीको औद्योगिक क्षेत्र में विकास, रोजगार और संभावित परियोजनाओं का अवलोकन किया और स्थानीय लोगों और अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने अवैध खनन रोकने के लिए अरावली पहाड़ियों में 5 किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया। उनके साथ एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और रीको के अधिकारी मौजूद रहे। आज कठुमर क्षेत्र में 2-3 कार्य देखने के लिए मैं आई थी। मैं स्पेसिफिकली मैं इंडस्ट्रियल एरिया की प्रोग्रेस देखने के लिए आई, क्योंकि आज के बजट में भी इंडस्ट्रियल एरिया के प्रोग्रेस पे बहुत जोर दिया गया है और एक्स्ट्रा राशि भी हमारे जिले में आने वाली है इसके लिए। सौखरी का जो इंडस्ट्रियल एरिया ये लास्ट ईयर की बजट घोषणा थी, उसमें हमने लैंड अलॉट कर दिया। अब इसमें डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं। मैं यही देखने आई थी, कुछ दिन पहले मेरे प्रतिनिधि के रूप में एडीएम साहब भी थे, यहाँ लॉटरी भी निकली गई और बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। तो इस एरिया को हम इसलिए डेवलप करना चाहते हैं कि रीको हमारा कम्प्लीटली जो रामगढ़ सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर से खबर है, जहां कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर उपचार दिलाने के लिए मलारना चौड़ में बनवाया गया ट्रामा सेंटर वर्षों से अनुपयोगी पड़ा था। भवन तो तैयार था, लेकिन पर्याप्त चिकित्सा उपकरण न होने और पक्के रास्ते की अनुपलब्धता के कारण ये सेंटर अब तक क्रियाशील नहीं हो पाया है, जिससे घायलों को जयपुर के लिए रेफर करना पड़ता है और उन्हें दर्द झेलना पड़ता था। वर्ष 2021-22 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर स्वीकृत किया था। बुधवार को एसडीएम संदीप कुमार बरड़ और सीएमएचओ डॉक्टर अनिल कुमार जामनी ने सेंटर का निरीक्षण किया। झुंझुनू में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से कोतवाली थाना पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की 83वीं बटालियन जयपुर ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च की अगुवाई सीआई श्रवण कुमार नील ने की। ये मार्च गांधी चौक से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः गांधी चौक पर समाप्त हुआ। मार्च के दौरान आरएएफ के जवानों और स्थानीय पुलिस कर्मियों ने आमजन को सुरक्षा और विश्वास का संदेश दिया। सीआई ने बताया, परिचय अभ्यास के तहत क्षेत्र की जनसंख्या, संवेदनशील स्थानों, विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा और संभावित उपद्रवियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। आज के आरएएफ हमारे यहाँ आई हुई है, जो अगले 4-5 दिन तक जिले में जो भी मेन जो कस्बे हैं, जगह हैं, उनसे परिचित होंगे। ये परिचित अभ्यास से कहलाता है। इसमें मेन जो अपना शहर है उसके जो मुख्य सड़कें हैं, मुख्य जो आबादी क्षेत्र हैं, सामाजिक स्तर कैसा है, किस टाइप की आबादी यहाँ रहती है, तो उसकी जानकारी के लिए आए हैं। तो इनको हम एक पूरी गश्त किए हमने। गांधी चौक और उधर क्या नाम, छावनी बाजार, कपड़ा मार्केट, शहीदान चौक और उधर नेहरू मार्केट होते हुए 1 नंबर रोड से जेपी जाने के सामने इधर। जोधपुर से खबर, राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने अन्य राज्यों से विवाह कर राजस्थान आई महिलाओं को नौकरी में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सरकार बनाम उगंटा कंवर एवं प्रमिला कुमारी मामले में दायर डीवी अपील को डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया। जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने विस्तृत सुनवाई के बाद ये निर्णय दिया है। इससे नियुक्ति से वंचित प्रतिवादी पक्ष को राहत मिली है। प्रतिवादी महिलाओं की ओर से एडवोकेट सुशील विश्नोई सहित अन्य अधिवक्ताओं ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से एएजी नरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने पक्ष रखा। ये ग्राउंड था कि इनको, ये माइग्रेटेड कैंडिडेट्स हैं, इसलिए इनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन का बेनिफिट दे नहीं होगा, जिससे व्यतीत होकर कैंडिडेट्स ने ऑनरेबल कोर्ट के सिंगल बेंच के सामने पिटीशन दायर की थी, जो कि माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने अलाउ करते हुए इनको रिजर्वेशन दे होने का आदेश पारित किया था।
इसको राजस्थान सरकार ने डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी। डिवीजन बेंच ने भी स्टेट ऑफ राजस्थान की अपीलों को खारिज करते हुए ये निर्धारित किया है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से खबर है, जहां राज्य बजट में निम्बाहेड़ा को बहुप्रतीक्षित एनडीपीएस कोर्ट की स्वीकृति मिलने के बाद वकील समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। बार एसोसिएशन अध्यक्ष रणजीत सिंह रानावत के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर के बाहर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल भाजपा कार्यालय पहुंचा और पदाधिकारियों को मिठाई खिलाकर आभार जताया। बात है कि राजस्थान सरकार के तीसरे बजट में आदरणीय मुख्यमंत्री साहब द्वारा, वित्त मंत्री साहब द्वारा और हमारे स्थानीय विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री चंदी कृपानी के अथक प्रयासों से इतने वर्षों से लंबित मांग को पूरा करते हुए। और अब खबर भरतपुर से है, जहां राज परिवार से जुड़ा हुआ झंडा प्रकरण अब समाप्त हो गया है। मोती महल परिसर में पूर्व मंत्री और महाराज विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर रियासत का रियासतकालीन झंडा पुनः सहसम्मान के साथ फहराया। इस मौके पर उन्होंने स्वयं ध्वजारोहण किया और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साझा कर दी। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के ओडेला गांव स्थित खनन क्षेत्र में हुए भीषण हादसे के छठे दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी है। बुधवार को टीम को पानी में तैरता हुआ पोकलेन मशीन चालक रामानंद का जूता मिला, जिसकी पहचान परिजनों ने की। हालांकि चालक का अब तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। प्रशासन ने खदान में भरे पानी को निकालने के लिए पहले छोटे पंपों से करीब 2 फीट पानी निकाला। अब भीलवाड़ा से 250 HP का बड़ा पंप मंगवाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि 10 से 15 घंटे में काफी पानी बाहर निकाला जा सकेगा। अभी उसमें 2 स्तर पे काम चल रहा है। एक तो जो खान से नीचे का भाग है, वहाँ पे जो मलबा बाहर है उसको हटाने का पोकलेन मशीन से काम चल रहा है। और इसके अलावा जो पानी भरा हुआ है, पानी को बाहर निकालने के लिए अभी कल रात को 9 लाइन जो है वो लगाई गई है। और अभी एक जो बड़ी मशीन जो हिंदुस्तान जिंक से भीलवाड़ा से आई है, और उसके अलावा 250 HP की एक। नागौर के मेड़ता के चर्चित पंकज सोनी हत्याकांड मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नागौर जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि विशेष टीम गठित कर लगातार दबिश दी गई, जिसके चलते करीब 12 घंटे के भीतर आरोपियों को ट्रेस कर लिया गया। जैसा आप सभी को विदित है, दिनांक 9 और 10 तारीख की मध्य रात्रि को जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, सराफा बाजार में श्री पंकज सोनी जी की हत्या इस घटनाक्रम में हो गई थी और 2 अन्य व्यक्ति जो थे वो घायल हो गए, जो कि फिलहाल उपचाराधीन है। इस घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय पुलिस को मिली, पूरा जो हमारा पुलिस नेटवर्क है, पूरी पुलिस टीमें जितनी भी हैं, हमारी सारी यूनिट्स सभी एक्टिव हुए। राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने लगातार तीसरी बार बजट पेश किया। सरकार का दावा है कि ये बजट युवा, किसान, महिला कर्मचारी और उद्यमी हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरता है। रोजगार सृजन से लेकर शिक्षा में तकनीकी विस्तार, महिलाओं और आंगनबाड़ी सशक्तिकरण से सामाजिक सुरक्षा तक, कृषि और जल संसाधनों से लेकर सड़क, शहरी विकास और स्वास्थ्य सेवाओं तक हर सेक्टर के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। आखिर किस क्षेत्र को क्या मिला, युवाओं के लिए क्या अवसर खुलेंगे, किसानों और आम आदमी को कितना लाभ होगा, देखें हमारी खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में लगातार अपना तीसरा बजट पेश किया। बजट सभी वर्ग के लोगों की आस पर खरा उतरा है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान दिया गया है। आइए जानते हैं कि बजट में किस क्षेत्र को क्या कुछ खास मिला। सबसे पहले बात करेंगे युवा और रोजगार क्षेत्र की, जिसमें युवा वर्ग के लिए कई बड़े फैसले लिए। अब प्रदेश के युवाओं के लिए इस बजट में काफी कुछ दिया गया है। GFX के जरिए जानेंगे कि युवा और रोजगार क्षेत्र में बजट के पिटारे से क्या निकला। युवा और रोजगार, वोकेशनल कोर्स और ऑनलाइन टेस्ट सेंटर होंगे शुरू। स्टेट टेस्ट एजेंसी से भर्ती प्रक्रिया होगी पारदर्शी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 1000 करोड़, 30,000 युवा होंगे लाभान्वित। अजमेर, भरतपुर और कोटा में टेक्नो हब विकसित होंगे। 10 लाख तक ब्याज रहित बिजनेस लोन। शिक्षा क्षेत्र, प्रत्येक जिले में खोला जाएगा व्यवसायिक शिक्षा विद्यालय। 8वीं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैब के लिए 20,000 रुपए की सहायता। स्कूलों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए 550 करोड़ रुपए।
400 करोड़ रुपए से नए स्कूल भवन का निर्माण, 500 स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा, प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स योजना, 1000 AI लैब स्कूल ऑन व्हील्स योजना, 150 कॉलेजों में आत्मरक्षा केंद्र, संस्कृत पाठ्यक्रम में 500 सीटों की बढ़ोतरी, जोधपुर और जयपुर में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी। महिला, बाल एवं आंगनबाड़ी विकास क्षेत्र, 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल सामग्री, जादुई पिटारा उपलब्ध कराया जाएगा। 7,500 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर में बदला जाएगा। 17,895 केंद्रों में बिजली कनेक्शन, 11,000 अमृत पोषण वाटिकाएं, महिला बाल शक्ति संकुल और चिल्ड्रन होम के लिए 50 करोड़ मुख्यमंत्री वात्सल्य सदन महिलाओं के बच्चों के लिए खोले जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा, 91 लाख लोगों को 28,400 करोड़ की पेंशन, सहरिया कथौड़ी परिवारों को 1,200 प्रति महीना डीबीटी, श्रमिकों के लिए श्रम सेतु ऐप लॉन्च होगा। 50,000 बुजुर्गों के लिए एसी ट्रेन और 10,000 को हवाई तीर्थ यात्रा सुविधा। कृषि और जल संसाधन, किसान सम्मान निधि 10,900 करोड़, सूक्ष्म सिंचाई 1,340 करोड़, 3 लाख किसान लाभान्वित। 36,000 फार्म पॉन्ड पर अनुदान, 80,000 किसानों को लाभ। पेयजल परियोजनाओं में 24,000 करोड़, 3 लाख नए नल कनेक्शन, 6,500 गांव हर घर नल योजना, 600 ट्यूबवेल और 1200 हैंडपंप। टोंक बिसलपुर सिंचाई परियोजना पर 100 करोड़, यमुना जल परियोजना के लिए 32,000 करोड़ का प्रावधान। सड़क और आधारभूत संरचना, 16,430 किलोमीटर नई सड़कें, 27,860 करोड़ खर्च, 20,000 किलोमीटर स्टेट हाईवे कार्य प्रस्तावित। 15 नए आरओबी आरयूबी के लिए 920 करोड़ का प्रावधान। 500 किलोमीटर नए पुल बाईपास का प्रस्ताव, बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए। 2000 नए सीसीटीवी कैमरा, सभी संभाग मुख्यालय सिग्नल फ्री किए जाएंगे। शहरी विकास, शहरों के लिए 3,000 करोड़, जयपुर के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान। 28 लाख परिवारों को पीएम आवास अनुदान, 5,000 से अधिक स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। 1,020 करोड़ की लागत से ड्रेनेज कार्य होंगे। मास्टर ड्रेनेज प्लान के लिए 40 करोड़। 93 फायर बाइक उपलब्ध करवाई जाएंगी। स्वास्थ्य सेवाएं, राज्य सुरक्षा योजना के तहत एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम, सीएचसी स्तर पर हाई अटैक इलाज सुविधा, जिला अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर, आरयूएचएस में पीडियाट्रिक आईसीयू और 200 बेड आईपीडी, अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए 300 करोड़, 250 नई एम्बुलेंस और 150 करोड़ ट्रॉमा सेवाओं पर। मोक्ष वाहिनी सेवा, मृतकों के पार्थिव शरीर को घर पहुंचाना। ऊर्जा और जलवायु, राज्य की पहली समग्र जलवायु नीति लागू होगी। ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख करोड़ निवेश लक्ष्य। बिजली वितरण तंत्र को मजबूत करने का लक्ष्य। 220 केवी के 6, 132 केवी के 13 और 33 केवी के 110 जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। 1400 मेगावाट सौर संयंत्र, 1.3 लाख घरों में रूफटॉप सोलर, 379 नए सबस्टेशन और एआई आधारित बिजली मॉनिटरिंग। पर्यटन और संस्कृति, 5,000 करोड़ पर्यटन मेगा प्लान, हेरिटेज और इको टूरिज्म 2047 तक। शेखावाटी हवेली संरक्षण के लिए 200 करोड़। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर को जोड़कर थार सांस्कृतिक सर्किट। रूरल टूरिज्म के लिए होम गेस्ट हाउस को प्रोत्साहन। महिला सुरक्षा कर्मी और गाइड्स के लिए 10 करोड़ का प्रावधान। मंदिरों की साज सज्जा और आरती व्यवस्था के लिए 13 करोड़ रुपए। अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन जोधपुर में बनाया जाएगा। रक्षा और प्रशासनिक पहल, मेजर शैतान सिंह प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में बनाया जाएगा। इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। 15 नए अभियोजन कार्यालय। कार्मिक कल्याण एवं 8वें वेतनमान के लिए उच्च स्तरीय समिति। पुलिस के लिए इंटरनेशनल ट्रेनिंग यूनिट और साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर। शहरी होमगार्ड में 5,000 वृद्धि। आईटी और डिजिटल गवर्नेंस, ई मित्र की 100 सेवाएं व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगी। 2 नए एआई सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नई डिजिटल पॉलिसी लाई जाएगी। जन विश्वास अधिनियम 2.0 प्रस्तावित। स्टेट ड्रोन सेल का गठन किया जाएगा। डिजिटल पॉलिसी और मरुधरा राज ऐप। नव गठित 8 जिलों में मिनी सचिवालय और नई पंचायत समितियों के लिए 3,000 करोड़। उपनिवेशन विभाग का राजस्व विभाग में विलय।
तो ये थी राजस्थान बजट 2026 की कुछ खास झलकियां, जिसमें सरकार ने हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया है। अब सरकार डिजिटल गवर्नेंस के साथ साथ एआई को बढ़ावा देने के लिए बजट में झलक दिखा रही है। अब इसे जमीनी स्तर पर लाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजनांदगांव से खबर। प्रदेश भर में मध्याह्न भोजन संघ की महिला कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एक सप्ताह की हड़ताल शुरू कर दी है। 11 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाली हड़ताल में करीब 87,000 से अधिक महिला कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लंबित मांगों को जल्द ही पूरा करने की मांग की गई। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए। इसके अलावा साल में 2 बार वर्दी उपलब्ध कराने, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने और अन्य लंबित मांगों को पूरा करने की मांग भी की गई है। हड़ताल के चलते कई स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये हड़ताल, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर 87,000 मजदूर काम करते हैं। 146 ब्लॉक के अंदर मध्याह्न भोजन पकाने का काम करते हैं, खिलाने का काम करते हैं। सुबह 9 बजे से स्कूल आते हैं और 4 बजे तक अपने घर जाते हैं। दूसरा ये कि 1995 से ये योजना चालू है। बहुत सारी दीदी लोग काम करते हैं, 20 साल, 22 साल, 25 साल हो गया इनको काम करते हुए। यहाँ की राज्य सरकार केवल केंद्र के 600 रुपया और राज्य के 1400 रुपये देती है, जबकि उसी को आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि 2017 में बिलासपुर हाईकोर्ट का मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना की भिंड में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय विवादों में घिर गई जब पत्रकारों ने भिंड ग्वालियर NH 719 पर लगातार बढ़ते सड़क हादसों और हर साल लगभग 200 से 250 मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाए। हाईवे के 6 लेन विस्तार को बजट में जगह न मिलने और बढ़ती हुई दुर्घटनाओं पर जवाब मांगने पर मंत्री नाराज हो गए और पत्रकारों पर सरकार की आलोचना करने का आरोप लगा दिया। पत्रकारों ने स्पष्ट कहा कि सवाल उठाना जनता की समस्याओं को सामने लाना है, ना कि आलोचना करना। उन्होंने 6 लेन की लंबे समय से चल रही मांग, बढ़ते ट्रैफिक और संतों के आंदोलन का भी जिक्र किया। आपको कुछ आदत भी बन गई सरकार की आलोचना करना। नहीं आलोचना नहीं, मंत्री जी मांग उठ रही है, धन आंदोलन कर रहे हैं जी, लगातार दुर्घटना हो रही है, ट्रैफिक बहुत है। आलोचना की बात थोड़ी, सवाल है जिले की आवाज उठाना, जिले की आवाज उठाना, जिले की आवाज उठाना, ये जिले के लिए मांगना, जिले की आवाज उठाना, ये आलोचना है सरकार की। अगर विपक्ष से सवाल खड़े कर रहा है, विधानसभा में सवाल नहीं, मांग क्या तो स्थानीय विधायक क्यों उठाते हैं मंत्री? किस बात का? राजगढ़ जिले के भैंसवा माता में कांग्रेस के संगठन सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। पटवारी ने कहा कि बीजेपी को हिंदू धर्म से कोई भी लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ हिंदू वोट चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता पाखंड करते हैं और मुस्लिमों, दलितों, कांग्रेसियों से नफरत की राजनीति करते हैं। पटवारी ने कहा कि हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है और मानवता, प्रकृति और प्रेम की बात करता है। देश का किसान संकट में आ गया है और देश में कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने किसानों के गले पे तलवार रखकर ट्रेड डील की है। जिस तरीके से अमेरिका के कृषि मंत्री ने सबसे पहले वक्तव्य में कहा कि भारत में कृषि उत्पाद 0% टैरिफ पे जाएंगे, यानी अमेरिका का उन्नत किसान। चलिए बढ़ेंगे आगे। सीहोर में आयोजित होने वाले रुद्राक्ष महोत्सव 2026 को लेकर श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। कुबेर धाम में महोत्सव के दौरान पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जी हां, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद 13 फरवरी 2026 से लेकर 22 फरवरी 2026 तक 10 दिनों के लिए सीहोर रेलवे स्टेशन पर 21 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी आउट ऑफ
कोर्स ठहराव स्वीकृत किया गया है। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें सीहोर स्टेशन पर रुकेंगी, जिससे कि श्रद्धालुओं को कुबेर धाम पहुंचने में सीधी और सुगम यात्रा सुविधा मिलेगी। रेलवे के फैसले से न केवल महोत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को लाभ होगा, बल्कि सीहोर जिले को भी इसका सीधा फायदा होगा। हम कुमरेश्वर धाम आए थे। कैसी व्यवस्था लगी? बहुत अच्छी व्यवस्था है इस बार, टॉयलेट वगैरह की बहुत अच्छी व्यवस्था है इस बार, मेडिकल हाउस के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की, भोजन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। इस बार महाराज जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। 5,000 की कैपेसिटी है, 1,50,000 भी पैसेंजर आते हैं, तो उसके लिए रेलवे ने दोनों तरफ होल्डिंग एरिया बनाए हैं। अब जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ कम से कम 3 होल्डिंग एरिया है, जिसमें टेंट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, रोशनी की व्यवस्था है, वॉशरूम फैसिलिटी है। तो कोशिश ये की जा रही है कि पूरी पब्लिक एक साथ अंदर ना जाए, यहाँ होल्डिंग एरिया में बैठे, जब उसकी गाड़ी आएगी तब वो गाड़ी में जाए। इसी तरह 2 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ भी होल्डिंग एरिया बनाया गया है, तो उस तरफ से जो पैसेंजर आएंगे उनको वहीं रोका जाएगा, और जब गाड़ी के समय थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे गाड़ी आती जाएंगी वो प्लेटफॉर्म पे आते रहेंगे। इसके अलावा और आने जाने के लिए लगभग समुचित जो चीज प्रयास होने चाहिए वो होने चाहिए। हमारे लगभग 50 जवान आ रहे हैं आरपीएफ के, बाहर से बंदोबस्त के लिए जीआरपी के जवान आ रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी गई है। इस दौरान एडिशनल कैमरे, जैसे जो प्लेटफॉर्म एरिया में कैमरे लगे हैं, एडिशनल कैमरों की व्यवस्था भी रेलवे ने किया है। तो कुल मिला